हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। चलिए, जैसा कि पिछला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, उसी के बेस पे आज हम अपने चौथे लेक्चर की बात करेंगे। यह हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर 4 मतलब रासायनिक बलगतिकी से है। उम्मीद करते हैं हाफ ईयरली में ये चीजें बहुत आ रही हैं और हम जिन जिन टॉपिकों पे बात करेंगे वो 100% आपके हाफ ईयरली के साथ साथ एनुअल में भी आएंगे। तो हो जाइए तैयार। आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, या जो भी चीजें हैं आपके पास उसको निकाल लीजिए। जिन जिन टॉपिकों पे चर्चा होगी उसको आप मार्क कर लीजिए, या नहीं लिखें तो स्क्रीनशॉट खींच के लिखते चलिए, क्योंकि बच्चों जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको ही फायदा होगा और आपके फायदे के साथ साथ नाम हमारा भी होगा। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आज की टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बात करेंगे तो 2021-22 की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हें नोट्स कर ले और सभी सूत्रों की एक अलग कॉपी बना ले, क्योंकि अगर आप अलग कॉपी बनाएंगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप अलग कॉपी नहीं बनाएंगे तो सोच लीजिए मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले। इसके साथ साथ 10 वर्षों में जो पूछे गए प्रश्नों का यह संग्रह है। महत्वपूर्ण बिंदु को लिखे, याद करें और इन्हें अवश्य एग्जाम में आएंगे। इसके लिए आप वहां पे नोट जरूर करिएगा। तो चलिए, कॉपी निकाल लीजिए, या कॉपी नहीं निकाल सकते तो जो भी आपके पास बुक है उस बुक पे मार्क कर लीजिए। इन टॉपिकों को ज्यादा फोकस करिएगा, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, क्या है? रासायनिक बलगतिकी। देखिए, जैसा कि कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर आप पीडीएफ से पढ़ाइएगा, उन चीजों को जरूर बताइएगा जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल बच्चा, हम उन्हीं बातों पे ज्यादा फोकस किए हैं। जैसा कि कुछ लोग कहना सर न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप थ्योरी बेस बताइए। तो बिल्कुल बच्चा, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल दोनों का पैकेज है ये, जितना आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, आइए हम बात करेंगे क्या, रासायनिक बलगतिकी की। अगर आप लिखें तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण तथा उस पर भौतिक कारक। अब बच्चा, भौतिक कारक क्या? जैसे सांद्रण, जैसे ताप, जैसे दाब, ये सब हमारे क्या है? भौतिक कारक के परिवर्तन का प्रभाव अध्ययन किया जाता है, उसे ही रासायनिक बलगतिकी विज्ञान कहती हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है अभिक्रिया का वेग। तो क्या कहा गया कि इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद, या तो अभिकारक या तो उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा, अभिक्रिया का वेग क्या है? तो अभिक्रिया का वेग क्या किसे कहते हैं? तो इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे तो ये दो नाम अक्सर आते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, ठीक है, उसकी सांद्रता में हुए परिवर्तन को समय से भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त होता है। इसी के साथ तात्क्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। देखिए, वास्तविक वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों में एक छोटा सा अंतर है, और इनके बीच के कांस्टेंट को ही कहते हैं क्या? वेग स्थिरांक। किसी अभिक्रिया का वह वेग उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है
जिस पर अभिकारकों का सांद्रण क्या हो, इकाई हो, मतलब एक। अभिक्रिया की आणविकता रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या, क्या, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या या अभिक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बताइए, क्या यह बात दिमाग में बैठ रही है आपके? इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्या है? रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या या अभिक्रिया के आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग के एग्जाम में पूछी जाती है कोटि। तो अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति में परिवर्तित होता है, उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति में परिवर्तित होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोटि आते ही सबसे पहला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। याद करिए, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये 4 कोटि अभिक्रिया हमने आपकी कॉपी में लिखवाया था। कौन कौन सा? शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। आइए एक बार इसको आसानी से देख लिया जाए। वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। क्या कह रहे? वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अतः इस अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि शून्य घात पर वो क्या होता है, दिखाई देता है। बताइए, इस लाइन से आप सहमत हैं? आइए आगे चला जाए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर हम बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण, ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है। बताइए, क्या यह बात क्लियर है? फिर से, वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अतः इसका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। शून्य घात, प्रथम घात, द्वितीय घात और तृतीय घात। देखिए यहीं पे आभासी या आणविक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि, देखिए बेटा, कोटि व आणविकता समान नहीं होती, यही रिलेशन है। आभासी का मतलब होता ही है कि पूरी तरह वास्तविक नहीं होता। तो क्या कहा गया? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि व आणविकता समान नहीं होती, उन्हें आभासी या छद्म आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, इसके साथ ही दूसरी थ्योरी आपकी आती है क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा गया? द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के दो अणुओं, अब दो अणु होंगे तो क्या हो सकता है, या तो दोनों आपस में समान होंगे
या तो दोनों आपस में असमान होंगे। दो अणुओं समान या असमान का सांद्रण परिवर्तित होता है, उसे ही द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिकारक के द्वितीय घात के समानुपाती होता है या दो अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। बताइए, क्या इस लाइन से आप सहमत है? वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के दो अणुओं तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, उसके लिए हम लोग एक सफलता बैच लेके आए हैं। वो सभी बच्चे जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पा रही है, वो हमारे सफलता बैच से जुड़ सके। ये बिल्कुल नया कोर्स है, जल्द लॉन्च हुआ है। इसमें हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, 9th 10th के रिवीजन के साथ 10th और 12th के फुल कोर्स की जानकारी और पीडीएफ सिलेबस, क्वेश्चन एंड नोट्स, ये सारी चीजें। 11th के रिवीजन के साथ साथ 12th का फुल कोर्स। उसके बाद जो बच्चे जी और नीट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ये हमारे बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें याद रखिएगा ये इस साल की सबसे सस्ते कोर्स है। ये गारंटी है अगले साल में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी बच्चे 9 to 12 में डिस्कस पढ़ रहे हैं या जो बच्चे अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहते हैं वो भी इस बैच में जुड़ सकते हैं जी और नीट के लिए। ठीक है, इसमें आपको हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, डेली क्लासेस रोज चलेंगी जैसा कि देख ही रहे, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, टीचर के नोट्स और स्लाइड्स, जैसे ये चीजें स्लाइड्स में है। रोज होमवर्क आपको मिलेगा जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। होमवर्क नहीं मिलेगा तो समझ जाओ कुछ भी नहीं है। और उसके साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग, आपको डाउट्स जितने वो भी होंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि जितनी ज्यादा आप जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभ होगा। ये कुछ बच्चे हैं जो इस साल टॉप किए हैं इस बैच से जुड़कर, कमलप्रीत, कोमल, ऋषित। ठीक है, इसमें जुड़ने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करिए। और अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं और हमारे इस बैच के आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग शुभम 10 का यूज कीजिए, जो आपको 100% आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। या तो समान होंगे या तो असमान सांद्रण होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस कोटि का वेग अभिकारक के द्वितीय घात के समानुपाती होता है और दो अभिकारकों के सांद्रण के वो क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। ओके, अगर क्वेश्चन आपसे बने अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे होता है, तो याद रखिएगा अभिक्रिया की कोटि का जो निर्धारण होता है वो निम्न विधियों के द्वारा होता है। ये आपको हम कॉपी में लिखवाए थे। सबसे पहले समाकलन विधि, इसलिए आप देखो कहीं कहीं dx by dx या डेल्टा से डिनोट हुआ तो वो समाकलन विधि। दूसरा अर्धायुकाल विधि, ये सबसे ज्यादा पूछा है, जिससे टी हाफ बराबर 0.693 बताए थे टी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफी विधि याद करिए, कई ग्राफ द्वारा भी बताए थे कि ग्राफ से हमें समझ में आएगा कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कौन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, कौन ऐसी है जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। बताइए, ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि, इस विधि के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया है वह कौन से ऑर्डर की है, शून्य ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फिलहाल शून्य से लेकर तृतीय कोटि की अभिक्रिया तक आप याद करिएगा। और लास्ट है पांचवा, 1/2 की अवकलन समीकरण विधि। देखिए, किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण 5 विधियों पर निर्धारित होती है। क्वेश्चन बनेगा कितनी विधियों पे है, तो आप याद रखिएगा 5 विधियां। सबसे पहला है समाकलन विधि, अर्धायुकाल विधि, ग्राफी विधि, ओस्टवाल्ड विधि और 1/2 की अवकलन विधि। चलिए
नेक्स्ट हेडिंग बनाइए संक्रियण ऊर्जा। क्या कहा गया? अभिक्रियाओं की औसत स्थिति ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होता है उसे ही संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें, अभिक्रियाओं की औसत स्थिति ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है उसे ही संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। बताइए यहां तक क्लियर? तो चलिए अब क्या करिए, कॉपी निकाल लीजिए। जैसा कि हमने बोला था कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको कॉपी पे नोट करेंगे तो अच्छे से एग्जाम में आप याद रखोगे और अच्छी जगह उसको अप्लाई करोगे। वरना एग्जाम में यही होता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला है ये याद ही नहीं रहता। तो उसको याद करने के लिए हम फॉर्मूला नोट करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर इनको आप याद करेंगे तो 100% आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, ये गारंटी है मेरी। जल्दी से कॉपी करिए, ये रहा आपके सामने। नंबर 1, अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे प्रयुक्त समय बराबर अभिक्रिया फलों के सांद्रण में वृद्धि बटे प्रयुक्त समय। अभिक्रिया फल मतलब क्या? उत्पाद। बताइए बच्चा, क्या इस बात से आप सहमत हैं? आगे चलें। दूसरा, एक अभिक्रिया है क्या? स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C और स्मॉल d कैपिटल D के लिए सबसे पहला औसत वेग -1/a डेल्टा A बाई डेल्टा T बराबर -1/b डेल्टा B बाई डेल्टा T बराबर +1/c डेल्टा C बाई डेल्टा D बराबर +1/d डेल्टा D बाई डेल्टा T। बताइए क्या औसत वेग का फॉर्मूला क्लियर हुआ? अगर उसी तरह आपसे कहा तात्कालिक वेग तो -1/a dA बाई dt बराबर -1/b dB बाई dt बराबर -1/c dC बाई dt बराबर +1/d dt बाई dt। बताइए क्या मेरे बच्चों को अच्छे से औसत वेग और तात्कालिक वेग क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ हो तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो बताइए मुझे। आपको चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए वेग नियम का समीकरण। बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत क्वेश्चन को समझकर आप सभी फॉर्मूले को लिखिएगा और इन फॉर्मूलों से संबंधित आप अपनी बुक में एक नोट्स बनाइए, वहां पे सभी चीजों को नोट करेंगे तो अच्छे से आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? आ रहा है समझ में? आगे चला जाए। चलिए वेग नियम
वेग बराबर के, सांद्रण है ए का घात है m, सांद्रण है बी का घात है n। जहां k को वेग स्थिरांक कहते हैं, a और b क्रमशः a तथा b अभिकारकों के मोलर सांद्रण तथा m और n उनके सापेक्ष अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। बताइए, क्या यह बात क्लियर हो गया? फिर से, के वेग स्थिरांक a और b, a और जो b है वह अभिकारकों के मोलर सांद्रण तथा m और n उनके सापेक्ष अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। अब कह रहा है कि यदि सांद्रण के घात m और n का मान क्या है, 0, तो हम लोग भूलेंगे नहीं। जब उनके घातांक m और n के मान 0 हो जाए तो ऐसे को ही कहेंगे क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब घातांक m और n का मान 1 हो जाए तो ऐसे को क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। घातांक m और n का मान 2 हो जाए तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। घातांक m और n का मान 3 हो जाए तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। बताइए, क्या यह बात क्लियर है? जल्दी से इतना कॉपी करिए तो हम लोग और आगे चलेंगे। जितनी जल्दी आप करेंगे बच्चा उतनी जल्दी क्लियर होगा और हम लोग उतनी जल्दी आगे चलते रहेंगे। बहुत अच्छे से मन लगा करिए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया का गतिक समीकरण। ध्यान दीजिए, अगर जितनी जल्दी इसे क्लियर करेंगे उतनी जल्दी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या है, k इक्वल टू एक्स बाई टी। अब x आप जानते हैं सांद्रण में परिवर्तन है, तो प्रारंभिक सांद्रण में से t समय का सांद्रण घटा दीजिए तो a नॉट माइनस ए टी। जहां आपको बताए थे a नॉट जो है बच्चों वो प्रारंभिक सांद्रण है और जो at है वो t समय बाद का सांद्रण है जो उसमें हुए परिवर्तन को शो करता है। k को आप जानते हैं बहुत अच्छे, वेग स्थिरांक होता है। t परिवर्तित सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण से t समय बाद का सांद्रण घट गया, t समय। चलिए आगे बढ़े ना। अब बहुत अच्छे से फॉर्मूला नोट करिएगा, यही फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। जल्दी बेटा जल्दी। सबसे पहला फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गतिक समीकरण। क्या है, k बराबर 2.303 बाई टी log 10 a बाई a माइनस एक्स। बताइए, जहां a अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है और a माइनस एक्स अभिकारक का t समय बाद होने वाला सांद्रण है। k को कहते हैं क्या, वेग स्थिरांक। बताइए बच्चा, क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? आ गई तो आप यस सर में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। आ रही समझ में? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है, k इक्वल टू मतलब वेग स्थिरांक 2.303 बाई टी log 10 a नॉट माइनस ए टी। ए नॉट
प्रारंभिक अभिकारक का t0 समय पर सांद्रण, t अभिकारक का t समय पर सांद्रण, क्या AT बराबर A0 E माइनस KT। अगर हमसे n कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल पूछा तो क्या हो गया, T हाफ बराबर 1/A0 n माइनस 1। बताइए बच्चा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले छोटे छोटे याद कर लीजिएगा, यही आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। इसलिए देखो कह रहे हैं कि सभी फॉर्मूले को एक जगह लिख लेंगे, तो हर चैप्टर का फॉर्मूला एक जगह होने से आपके मार्क्स भी अच्छे से आएंगे, याद भी अच्छे से होगा। फिर हमें फॉर्मूला खोजना नहीं पड़ेगा कि फॉर्मूला लिखे कहां थे, किस कॉपी में थे। तो इसलिए हर चैप्टर का फॉर्मूला एक जगह लिखवा रहे हैं, जो आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया K बराबर 2.303 T2 माइनस T1 log AT log AT1 बाई, देखिए अब ये T2 माइनस T1 को ही आप एक साथ T भी लिख सकते, T या डेल्टा T, परिवर्तन दिखा रहा है, तो आप उसके जो समय है उसमें जो आए परिवर्तन को शो कर रहा है। क्लियर? A जो है वो T1 है, T1 मतलब T समय का सांद्रण, 2 जो है वो T2 समय पे सांद्रण। मतलब एक मान लीजिए अभिक्रिया की दर 3 सेकंड पे थी तो वो T समय पर सांद्रण थी, एक अभिक्रिया की दर जो है वो 5 सेकंड पे थी, मतलब वो T2 5वें सेकंड पे सांद्रण थी। ओके, नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यदि आंकड़े आयतन के आधार पे हो, देखो यहां प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसके आधार पे है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण ना दिया हो तो, और यहां आयतन के आधार पर हो तो वेग स्थिरांक K बराबर 2.303 T log T, ये V0 मतलब अनंत समय, देखो, और V ये शून्य समय पर प्रयुक्त आयतन, T समय पर प्रयुक्त आयतन को दिखाते हैं। बताइए क्या ये तीनों बात क्लियर हो गई? तो आप यस सर में आंसर दीजिए। आगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि आंकड़े दाब के आधार पर हो तो P0 माइनस PT, देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 क्या कह रहा है कि जब प्रारंभिक सांद्रण न दिया हो, स्टेप 2 क्या कह रहा है कि जब आयतन दिया हो, और स्टेप 3 क्या कह रहा है कि जब दाब दिया हो। तो तीनों का फॉर्मूला बच्चों आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया है इस बात पे आप नोटिस करिए। ठीक है, 3 स्टेप में फॉर्मूले हैं। पहला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, पहला स्टेप आपसे यह कह रहा है कि जब सांद्रण किस में हो, दाब में हो। थर्ड स्टेप दाब, सेकेंड स्टेप आयतन, अब फर्स्ट स्टेप प्रारंभिक सांद्रण नहीं है। आगे बढ़िए, चलो, अगर हमसे आंशिक कोटि पूछा हो, ध्यान दीजिएगा, ये आंशिक कोटि की कुछ अभिक्रियाएं हैं जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। आप देखिए इनको आसानी से।
अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, जैसे नंबर 1 H2 प्लस Br2 2HBr। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल H2Br2, इसके आगे कुछ नहीं था, तो एक एक हो गया 1/2। अभिक्रिया की कोटि ले लो भाई, 1 प्लस 1/2 क्या आ गया? 1/1.5। दूसरा COCl2 CO प्लस Cl2, अभिक्रिया का वेग COCl2 1.5, तो अभिक्रिया की कोटि भी क्या? 1.5। CH3 CHO CH4 प्लस CO, यहां भी 1.5, अभिक्रिया की कोटि 1.5। यहां देखो COCl2 COCl2, 2 वहां 1 वहां, तो आधा हो गया, तो क्या हो गया? 2.5। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फास्ट फास्ट। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके सुझाव है तो भी मुझे जरूर बताइएगा। हम आपकी चीजों का बहुत बेसब्री से वेट करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़िए। आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये गारंटी हमारी। ओके, चलो बाय बाय।